आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारा चल रहा है जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम लोगों की बात थी प्रैक्टिस की। एज यूजुअल हमेशा की तरह क्या एक छोटा सा रिकॉल बहुत जरूरी है, अदरवाइज बेटे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और अब हमारी बची क्या है AS2 में? सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये मत सोचना कि AS2 हमारा हो गया। जब तक तुम सारे क्वेश्चंस को हाथ से ना निकाल लो तब तक कभी भी बेटे AS2 को कंप्लीट मत मानना। तुमने देख भी लिया होगा पिछली क्लास में क्वेश्चंस का लेवल, कहां से बातें कहां पे घूम जाती हैं। बिना हाथ से निकाले क्वेश्चन होंगे ही नहीं। आइए, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एएस है उनमें से एक एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। चलिए जी शुरू करते हैं फिर। तो एक छोटा सा रिकॉल। हाँ कुछ कह रहे हो समय? फिर एक बार वो वाला क्वेश्चन भी करा दीजिएगा मैं जो आपने कराऊंगा, होमवर्क दिया था, वो हुआ ही नहीं मेरे से। मैं कराऊंगा एक बार में छोटा सा रिकॉल। और मैंने आपको पहले कहा था कि हमेशा क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले क्विक रिकॉल जरूर करो। अब मैं ना थोड़ा सा बोलूंगा कम रिवीजन में, रिवीजन में तुम लोग ज्यादा रिवाइज करोगे, मैं छोटे छोटे से ब्रीफ पॉइंट लूंगा बस खाली। ठीक है, बिना रिवीजन करे क्वेश्चन मत करने बैठना वरना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा 101%। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन पे ये लेके आ रहा हूँ। लो जी, सबसे पहली बात इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। और ये मत सोचना कि सर हम तो खाली वैल्यूएशन सर को अपना रिवाइज कर माइक लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बता दिया करो मुझे, कोई भी चीज इसमें ना ऑडियो वीडियो एकदम सबसे पहले। अब सही है, ऑडियो ओके है? यस सर। ओके। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, आओ बेटे फटाफट से। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? एक एसेट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने हेल्ड कर रखी है या उसके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ऐसे गुड्स के जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्ड किया जाता है उसके लिए प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमने हेल्ड कर रखे है, मतलब WIP। या प्रोडक्शन में कंजम्पशन के लिए हेल्ड कर रखी है या सेल ऑफ सर्विस के लिए हमने कंज्यूम करने के लिए हेल्ड कर रखी है, जिसको कंज्यूम कर लेंगे मतलब खत्म हो जाएगा। कंजम्पशन मतलब खत्म हो जाना, खत्म, दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, यानी कि वो नजर ही नहीं आएगा, उसको बोलते हैं कंज्यूम हो जाना, कंप्लीट कंज्यूम। अच्छा, इसमें वो चीजें भी शामिल है जो कंज्यूम होंगी लेकिन AS10 से बच जाएंगी। AS10 में क्योंकि एक टेक्निकल डेफिनेशन आ गई है असेट्स होने के लिए, इसलिए वो वहां पर कवर नहीं हो पाएंगी फिक्स असेट्स में। लेकिन हो सकता है वो कंज्यूम एक से ज्यादा साल में हो रही हो, लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा साल होने पर हम सोचते हैं कि वो फिक्स असेट्स होगी, लेकिन AS10 की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करने की वजह से वो वापस इधर आ जाएंगी। तो ऐसी असेट्स में हमारी AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री वाली असेट्स कहलाएंगी। नेक्स्ट, फिर हमने देखा कि भाई AS10 जो AS2 जो है वो हमारा किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है। आइए जी, ये इन पर नहीं लगता है, इनको याद कर लो, बाकी सब पे लगता है। एक तो वो सीधी सी बात है, सबसे सिंपल बात, अगर किसी चीज को जब तुम देखो किसी और AS में कवर है तो उस पर तो कोई दूसरा AS लगेगा नहीं। ठीक है, वो वाली बात यहाँ पर है। AS7 वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क इन प्रोग्रेस पे लगता है, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है AS7, तो यहाँ पर AS2 उस पर नहीं लगेगा। लेकिन क्या कंप्लीट बिल्डिंग पे लगेगा? बताना जरा, क्या कंप्लीट बिल्डिंग पे लगेगा कंस्ट्रक्शन की? यस लगेगा। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए बोला है बस, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कैसे होता है उसके लिए कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन को सोल्व करने के लिए AS आते हैं और उसके लिए एक अलग AS है। यानी कंप्लीट गुड्स की बात नहीं कर रखी, कंप्लीट गुड्स ऑफ बिल्डिंग है अगर तो उस पर AS2 लगेगा। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पर नहीं लगेगा जी, क्योंकि उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाती। AS7 में वो चीज है ही नहीं जी, वहां पे कंस्ट्रक्शन की बात कर रखी है खाली, वो तो कहीं भी कवर नहीं है। अगली बात, स्टॉक, शेयर्स और डिवेंचर्स का स्टॉक, अभी तक इसकी कैलकुलेशन का तरीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं आया है, इसलिए इसके पर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो AS2 तो कहता है कि भाई भले ही तुम्हारे लिए गुड्स हो लेकिन ये जरा स्पेशल गुड्स है। आप GST में भी देखोगे तो इनको गुड्स बोला गया है जहां तक मेरी जानकारी है। तो बेटे इनके लिए स्पेशल तरीका यूज होना है, तो इसलिए यहाँ पर AS2 उसके बाद नहीं करेगा। जब भी आएगा इसके ऊपर सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। वैसे आएगा कैसे? IND AS 32 और 109 इस पर बन चुके हैं, जिनको फ्यूचर में जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में इशू कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर है उन पर भी AS2 नहीं लगेगा, बशर्ते, बशर्ते, भाई वीडियो ऑन करो भाई तब बताऊंगा, बशर्ते, बशर्ते वो अपने प्रोडक्ट्स को, समय वीडियो ऑन करो, बशर्ते वो अपने प्रोडक्ट्स को NRV पर वैल्यू करते हो। अगर वो NRV पर वैल्यू नहीं करेंगे तो
वो उसको उस पर AS2 नहीं लगेगा। क्या मतलब, तब उस पर AS2 लग जाएगा। सर क्या मतलब? भाई प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट क्या है? जो जैसे गेहूं है ना, या फिर चना या दाल, जो भी चीजें हैं जो प्रोडक्शन में लग रहे हैं, उनके स्टॉक पर AS2 नहीं लगेगा, बशर्ते वो उनको NRV पर वैल्यू कर रहे हो। NRV मतलब कितने पर वो मार्केट में बेचने वाले हैं, उस पर वैल्यूएशन कर रहे हो। क्या वो उन पर कॉस्ट पर वैल्यूएशन कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। लेकिन अगर प्रोड्यूसर ने कॉस्ट निकालने बैठ गया कि इतने रुपए का मैं बीज लाया था, इतने रुपए का इसमें पानी डाल चुका हूं मैं, इतने रुपए की खाद डाल चुका हूं, इतने रुपए की लेबर लगा चुका हूं, और उसकी कॉस्ट निकाल करके उस पर कॉस्ट पे वैल्यूएशन करता है कि भाई इतने रुपए लगे हमारे इस फसल को उगाने में, मतलब अगर वो कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर रहा है तो फिर AS2 लग जाएगा। आज फिनिशिंग चल रही है इस AS की खत्म होने से पहले। कुछ बातें ऐसी हैं जो मिस हो जाती है, इसलिए मैं बात यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ। लाइव स्टॉक कहते हैं इसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती। कितने रुपए की गाय बची है, कितने रुपए की भैंस बची है, कितना और दूध देगी आगे चल के, कितने रुपए नेट रिलाइजेबल है, नहीं निकल सकती जी। इसलिए AS2 इस पर भी नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं जी। नेक्स्ट, फिर हमने बात की थी क्या? वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन में फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट और NRV व्हिचएवर डेज पर, रॉ मटेरियल इस बात पे डिपेंड था, जिसको तुम देखो कल भी रिवाइज कराया था मैंने, इस पर भी फिर कल भी क्वेश्चन आया था, फिर हम क्वेश्चन में अटक गए थे, तो रिवीजन जरा ध्यान से करना। क्या? रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिनिश गुड्स अगर बिक रहा है अपनी कॉस्ट या उससे ऊपर, तो ऐसे केस में वो लॉस जनरेट नहीं कर रहा है, और ऐसे केस में क्या होगा जी, वहां पर रॉ मेटेरियल वैल्यूएशन होगा कॉस्ट पे। और अगर मान लिया वो लॉस जनरेट कर रहा है, मतलब कि बेटे वो अपनी कॉस्ट से कम पर बिक रहा है फिनिश गुड्स, अगर ऐसा है तो फिर वो पता है किस पे वैल्यूएशन किया जाएगा? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस व्हिचएवर लेस। ये बात हम किसकी कर रहे हैं? ये बात हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, कि ऐसे केस में रॉ मटेरियल को लेस पर वैल्यूएशन किया जाता है। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यूएट किया जाता है। चलिए, फिर हमने कहा भाई कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट का मतलब क्या है भाई? भाई कॉस्ट का मतलब है जो जेब से गया और वापस नहीं है, दैट इज आवर कॉस्ट। जैसे आप कोचिंग पढ़ते हो, आपने फीस तो दी है सर, दो बार दी है, एक बार उनको एक बार आपको, तो आपकी कॉस्ट है ना। भले आपको महंगा पड़ा, चलो मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन कॉस्ट तो है ना भाई। मुझे भी नुकसान रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कॉस्ट तो लगी है ना। अगली बात, अब तुम यहाँ पर इस टाइम बैठे हो, नेट खर्च कर रहे हो, नेट में भी कॉस्ट आ रही है। मोबाइल है तुम्हारा, मोबाइल में भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो भी क्या तुम्हारी कॉस्ट टैग करेगी। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, है ना। फिर इसमें भाई लाइट पानी का जो खर्चा लग रहा है, लाइट वाइट का, वो भी तुम्हारी कॉस्ट है, जो जेब से गया और वापस नहीं आने वाला, दैट इज योर कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट में ये चीजें कभी शामिल नहीं हो सकती, भले ही जेब से चले जाए वापस ना आए। एबनॉर्मल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ठीक है ना, और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का ध्यान रखना होगा, अगर AS16 ने बोला तो वो कॉस्ट का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी। कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड, कॉस्ट टू बी, सर इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला अभी लास्ट स्टेटमेंट? अगर AS16 ने बोला कि इसको ऐड करो, ठीक है ऐड करो सिर्फ तब। ठीक है, आइए जी। चलिए, सर, कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें कि इंटरेस्ट के लिए बोले या 16 किसको ऐड करें? हाँ, वो उनकी प्रैक्टिस जाकर की होगी AS16 में, और AS16 में जाकर के तुम देखोगे वहां पर बाकी सारी फिक्स एसेट्स के साथ में इन्वेंट्री भी शामिल होगा, और फिर इन्वेंट्री वाला इन्वेंट्री में होगा कैपिटलाइज, और इन्वेंट्री के अलावा बाकी सारा किसमें कैपिटलाइज होगा? इन्वेंट्री के अलावा बाकी सारा जहां जहां फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट, कॉस्ट में ये चीजें शामिल होती हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन है बेटा, है ना, यानी इसी तरह की दूसरी चीज कोई हो रिलेवेंट तो वो भी शामिल होगी। सबसे पहली बात, परचेज प्राइस। हम किसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं जी? इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री को पहले खरीदा गया, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट घट सकती है, कैश डिस्काउंट नहीं घटाना। कन्वर्जन कॉस्ट जुड़ेगी, और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं वो भी जुड़ेंगे, वो रिकवरी रेट के बेस पे जुड़ेंगे, डिवाइड ज्यादा से करके ताकि रिकवरी रेट कम आए, तब हम उसमें जोड़ेंगे प्रूडेंस पर्पज से।
कॉस्ट निकालते हुए ये जितनी भी बातें हमने पढ़ी ये किस तरह से अप्लाई होंगी, फीफो बेसिस पर अप्लाई होंगी, लिफो पे होंगी, कैसे? इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं। पहले देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट है क्या, मतलब सीएमए वहां पर कोर्स ही स्पेशली इसलिए कर रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कि वो कॉस्ट सही से बता सके। तो उनका तो जीवन ही कॉस्ट के लिए बना है। तो भाई वो जो कॉस्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल सही और सच्ची मान करके हम आगे बढ़ेंगे। इन केस अगर मान लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है कहीं पे, यानी कि सीएमए नहीं है कहीं पे अवेलेबल, हर कंपनी में थोड़ा सीएमए होता है। जैसे सीए के लिए टैक्स ऑडिट होगा तो 2 करोड़ से ऊपर की बात होगी। अब तो मेरे हमेशा 4 करोड़ हो गया ना, कितना है 44 ए बी सर 5 करोड़ है 5 करोड़। यही तो लड़ाई हो रही है कि सीए के साथ में अन्याय हो सर, रहा है। बिजनेस के लिए कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ बिजनेस के लिए, और हाँ, प्रोफेशन के लिए 5 करोड़ है सर, 5 करोड़ है प्रोफेशन के लिए दोनों के लिए। नो, नहीं, मेरे को बिजनेस के लिए पता है, बिजनेस के लिए तो 5 करोड़ है। चलो बताना एक बार मेरे को अगली क्लास में। अच्छा तो खैर कम टू द पॉइंट। तो बेटे ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट की भी लिमिट होती है कि कॉस्ट अकाउंटेंट कब आएगा कंपनी में, कब कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो जरूरी नहीं हर जगह पे कॉस्ट अकाउंटेंट हो। तो अगर सीएमए नहीं है तो फिर दूसरा हम ये लगाएंगे रिटेल प्राइस टेक्निक कि भाई उसका मार्जिन सब जगह सेम रहता है क्या। तो उसके सभी प्रोडक्ट्स के जो भी स्टॉक में है उनके सेल्स प्राइस लेंगे, उसमें मार्जिन घटाएंगे और कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे। और अगर अगर ये बात भी अवेलेबल नहीं है कि भाई रिटेलर भी नहीं है, रिटेल प्राइस टेक्निक भी नहीं है, तो फिर हम बढ़ेंगे आगे। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे जी, फिर हम देखेंगे इन्वेंट्री, फिर हम ना खुद बैठ बैठ के निकालेंगे एक्चुअल कॉस्ट। और इसीलिए हमारे यहाँ पे सिलेबस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिलेबस में ये कॉस्ट सब्जेक्ट भी है, ताकि हम खुद भी बैठ के निकाल सकें। हमारा तो सब कुछ ही है। एक्चुअल कॉस्ट किसकी निकलेगी, पहले रॉ मटेरियल की, फिर लेबर की, फिर ओवरहेड्स की। रॉ मटेरियल की निकालते हुए हमें ध्यान रखना होगा, सीए फाउंडेशन वाली सारी बात यहाँ पे रिपीटेड। अगर हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है कब, जब इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल आपस में नहीं है, मिक्स नहीं हो सकती जी। दूसरा है जनरल, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर पे, सॉरी मिक्स गलत बोल गया मैं, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर पे माल बनता है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर पे नहीं मिलता, नहीं बनता है, तो हमारी दुकान में जो गुड्स रखे हुए हैं, हमारी बड़ी शॉप में गोडाउन में जो गुड्स रखे हुए हैं, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे या तो बाहर जाते होंगे या वेटेड एवरेज बेसिस पे, जो भी है। इन दोनों के अलावा तीसरा मेथड एएसएम मना किया। इन्हीं बेसिस पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, फिर लेबर जोड़ी जाएगी उसमें, फिर ओवरहेड जोड़े जाएंगे। ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट पार्ट है इनका, वो रिकवरी रेट के बेस पे जुड़ेगा, और रिकवरी रेट हायर से डिवाइड होकर निकलेगा, वो हमने देख लिया। फिर एक बात लास्ट है हमारी एनआरबी और रिप्लेसमेंट प्राइस की। एनआरबी फिनिश गुड्स के लिए बात करते हैं, और फिनिश गुड्स अगर बेचने के एंगल से मैं बात करूं, एनआरबी तभी बात होगी। एक है फिनिश गुड्स स्टॉक में, एक है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर फिनिश गुड्स है तो सेल्स प्राइस सीधा सीधा सामने है, और उसमें से सिर्फ एक चीज घटेगी, सेलिंग एक्सपेंस। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो सेलिंग एक्सपेंस के साथ में तुम्हारा और क्या घटेगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन ठोस मैं क्लास लेके चल रहा हूँ आपकी। रिप्लेसमेंट प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब रिप्लेस करने वाला प्राइस। अगर इन्वेंट्री हमारी रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम पे बिक रहा है, यानी लॉस जनरेट कर रहा है, तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे होती है, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। अब रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब कि आज अगर मार्केट में हम वही प्रोडक्ट जो हमारे पास इन्वेंट्री में खरीदने जाएं, आज की डेट में कितने का खरीद में आएगा, वो कहलाता है करंट लेटेस्ट प्राइस, परचेज प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस। उसका कंपैरिजन होगा कितने में खरीदा था। अगर हमने कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में खरीदा था और आज हम खरीदने जाएं, वो प्रोडक्ट 12 रुपए का है, तो 10 रुपए वैल्यूएट हो जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट 10 से कम पर है, माने 9 रुपए पे, नया जो आएगा 9 रुपए पे आएगा कच्चा माल, तो फिर हम इस प्रेजेंट वाले माल को भी 9 रुपए पर वैल्यूएशन करेंगे, बशर्ते फिनिश गुड जिसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जिसके लिए हम ये हमने खरीद रखा है, वो लॉस जनरेट कर रहा हो। लास्ट वाली बात है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कहती है कि भैया आपको सारी चीज बतानी है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कितनी तरह की इन्वेंट्री है, खाली रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है या वर्क इन प्रोग्रेस है, और दूसरी बात वहां पर बुक्स में कितने रुपए की इन्वेंट्री बची, विच लेस करने के बाद जैसे भी है। अगली बात बेटे, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बाद में आ गया है हमारी बात कौन सी वाली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे बोरोइंग कॉस्ट के लिए। भाई अगर AS16 ने बोला तो जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। अगली बात, बस
ठीक है जी। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे जो आपने घर पे जाके रिवाइज भी नहीं किए, बोलो हाँ। मुझे पता है तुम मन से हाँ बोल रहे हो, मुझे सुन गया। आओ जी, एक एग्जांपल नंबर 10 मैंने दिया था, वो भी तुमने नहीं किया, बोलो हाँ। हाँ, मुझे इसका भी हाँ सुनाई दे गया। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे अब। एग्जांपल नंबर 10, अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन AS2 का है ही नहीं। क्या मतलब सर, फिर क्यों दे दिया था? एक्चुअली AS2 में कभी कभी क्वेश्चन AS2 से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के आ जाते हैं। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। अगर आप देखो यहाँ पे क्या डिसाइड करा रहे हैं, क्या इन्वेंट्री की वैल्यू डिसाइड करा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे डिसाइड करा रहे हैं इन्वेंट्री को हम कंटिन्यू करें प्रोडक्शन में या नहीं करें। ठीक है जी, तो एक तो वीडियो ऑन करो दो जी, सबसे पहले तो वीडियो ऑन कर लो जी। सर इसमें इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है, मैं बोला कम भी दे रखी है इंफॉर्मेशन। आओ जी, तो जी करें स्टार्ट, चलिए करते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये AS2 का है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया था एक बार। चलिए करते हैं इसको भी। डिसीजन मेकिंग करनी है यहाँ पर। सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार मेरे साथ दोबारा से। शानू कह रही है सर मुझे नींद आ रही है। शानू, शानू नींद आ रही है ऑफिस में? आज कोई काम नहीं होगा तो ऑफिस में नींद आ जाएगी। शानू जब सही बोली नहीं, इसको उकसा रहा हूँ मैं बोलने के लिए। नहीं। चलिए, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च 2021, तो बेटा तुम्हारे ईयर की बात है। इसमें क्या है, 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग स्टॉक है जी रॉ मटेरियल का, और कितनी क्वांटिटी है? 1 किलो। कितनी? 1 किलो। और कॉस्ट क्या है उसकी, मतलब कितने का खरीदा था? 100 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा था, तो मैं कह दूं उसकी कॉस्ट 100 रुपए है। अगर आज उस रॉ मटेरियल को खरीद कर लेके आए तो मार्केट में कितने का मिलेगा? 75 रुपए पर किलो, मतलब 75 रुपए का आ जाएगा। उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो कन्वर्जन में कितने की कॉस्ट आएगी हमारी? 125 रुपए की, ताकि उसका नाम फिनिश गुड्स हो जाए। और मार्केट में बिकेगा तो कच्चा माल थोड़ा ना बिकेगा, पक्का ही बिकेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर मान लिया प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस 175 रुपए है, तो बताओ उसको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और 225 है तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? लो भाई बताओ, कितना आसान सा क्वेश्चन है। आओ जी, क्या कहता है जी? एक, आओ जी आगे बढ़ते हैं। लो बेटे, ऑडियो ओके है ना? मैं मानू ऑडियो ओके है? चलिए, ऑडियो ओके है, डाउट होगा तो बच्चा बोल देगा ओके। बेटे केस नंबर 1, इफ सेल्स प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज, बल्कि इसको ना हेडिंग बना देते हैं और यहां पर 2 केस रख देते हैं, क्योंकि साथ में प्रेजेंटेशन भी हमें पता हो कि हम एग्जाम में करेंगे कैसे। तो दोनों केसेस हमने क्या किया, एक साथ रख दिए। अगर सेल्स प्राइस जो है फिनिश गुड्स का वो है केस नंबर ए 175 रुपीज, केस नंबर बी अगर सेल्स प्राइस है 225 रुपीज पर यूनिट। बेटे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं तो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हमें जरूर आना चाहिए। वहां पर कई जगह पर डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे मान लिया इन्वेंट्री पढ़ा है, सोच के देखो जरा क्वेश्चन क्यों आया होगा AS2 के लिए। इन्वेंट्री पढ़ा होगा, सोच रहे होंगे इसका क्या करें, इसको फेंक दें या इसको फिर आगे कुछ फर्दर काम करें। इसमें कर रहे हैं क्या कि भाई इसका अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे भी तो हमारा ये और खर्चा लगेगा और ये फाइनल जाके इतने का बिकेगा। तो एक काम करो भाई, इस पे काम मत करो या इस पे काम करो, है ना। आइए, तो भाई एस्टिमेटेड तो मतलब क्या है बेटे, सेल्स प्राइस कितने का है? ये होगा, ये रिसीव होगा जी फ्यूचर में 175 और ये कितना 225। ठीक है, और जो हमारी जो ये है कॉस्ट इंक्रीमेंटल
कोस्ट, वो कितने की है जी भाई? इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो हमारी कितने की है? वो है हमारी अच्छा 200 सॉरी 100 रुपए की, 100 रुपए की है हमारी कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन सर कॉस्ट। 125 की नहीं है कन्वर्जन कॉस्ट? रुको ना, और रॉ मेटेरियल की कॉस्ट है हमारी, कॉस्ट कितने की है? अच्छा कन्वर्जन, सॉरी सॉरी आप सही कह रहे हो बेटा, 125 रुपए की है। और हमारी रॉ मेटेरियल की कॉस्ट कितने की है? 100 रुपए की। तो देखा जाए तो अभी हम देखें यहाँ पर ओवरऑल जो होना है, ओवरऑल फिनिश गुड्स क्या जनरेट करेगा? प्रॉफिट जनरेट करेगा, विल बी सोल्ड, फिनिश गुड्स विल बी सोल्ड कन्वर्जन कॉस्ट सेकंड केस में नहीं एट, लगाई क्या? लगाएंगे अभी, करेंगे उसको, अभी तो छेड़ा ही नहीं मैंने। इधर बताना कितना आएगा, बताओ। 175 में बिकेगा और 225 लग चुके हैं, बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितने का होगा? लॉस होगा कितने का? 50? 50 का। हाँ, कितना? 50 रुपए का हमारा क्या होगा? लॉस। ठीक है। फिनिश गुड्स लॉस पे बिकेगा। देखिए इधर, इधर इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितने की? 125 की। सर ये पॉइंट दोबारा समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया लॉस का। बेटे ये बताओ, जो फिनिश गुड्स है उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी हो जाएगी अगर उसको बना के तैयार करें? 100 रुपए तो लग चुके उस पे, हाँ 125 जी, और लगेंगे, 225, है ना? 225। अच्छा अच्छा, ठीक और प्रोडक्ट कितने में बिकेगा? 175, लॉस। क्लियर है? चलो ठीक, ओके। इधर बताओ क्या सर होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। वेरी गुड, नील, नो, नो प्रॉफिट नो लॉस। लिखो इसको यहाँ पे, नो प्रॉफिट और लॉस। मतलब मैं कह सकता हूँ फिनिश गुड्स बिक रहा है कॉस्ट या उससे ज्यादा पर। और रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन अगर हमें करना हो तो इसी बात पे डिपेंड होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करूंगा डिसीजन मेकिंग। जो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है लिखे यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग। बताओ भाई, प्रोडक्ट शुड बी मेड और नोट। बताओ भाई, पहले वाले केस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नो। हम ऐसी जगह कोस्ट क्यों लगाए जहां जाके और ज्यादा नुकसान हो? नेक्स्ट, इधर दूसरे वाले केस में यस, एटलीस्ट मार्केट तो बनी रहेगी। जैसे मैं, अगर मैं कोई बैच लूंगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा उसमें प्रॉफिट होगा, मैं देखूंगा एटलीस्ट मार्केट तो बनी रहे, वहां पर चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए जी नेक्स्ट, अब रॉ मेटेरियल की बात करो जी, वैल्यूएशन की। तो मैं भी प्रेजेंटेशन को छोड़ते हुए मैं सीधा फाइनल बता रहा हूँ कि रॉ मेटेरियल किस पे वैल्यूएशन होगा। रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री will be valued at, मतलब पहले वाले केस में क्या है? फिनिश गुड्स दुखी है ना? हाँ दुखी है। देखो यहाँ पे लोअर ऑफ रिप्लेसमेंट। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस। बेटे बताओ यहाँ पे कॉस्ट क्या है इसकी? 100 रुपए, और रिप्लेसमेंट प्राइस क्या है? 75 रुपए, यानी कि ये 75 रुपए पे वैल्यूएट होगा, दैट इज 75। इधर बताओ ये किस पे वैल्यूएट होगा? एट कॉस्ट। रॉ मेटेरियल किस पे वैल्यूएशन होगा? एट कॉस्ट, और कॉस्ट है इसकी 100 रुपए। मुझे पहले यहां तक बात बताओ कि यहां तक तुम्हें समझ में आ गया क्या? पक्का? चलो अब आगे चलते हैं, बहुत क्वेश्चंस करने हैं। आओ जी स्टार्ट करते हैं। सर
हाँ जी, मेरे वाला खत्म। एक कार सा डाउट है सर। पूछो ना। मतलब जैसे कि आपने बोला था कि अगर मतलब फिनिश गुड लॉस जनरेट नहीं करेगा। सेकंड केस। हाँ। हाँ, तो सर यहाँ पे तो सेकंड केस मतलब में लॉस जनरेट नहीं, तो आपने क्या प्रॉफिट बोला भी था, नहीं जनरेट प्रॉफिट कर रहा। जनरेट करेगा। नहीं, मैंने बोला था कॉस्ट या उससे ज्यादा पर बिकेगा, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा ओके। हूँ, क्योंकि कई चीजें ना यस सर। करने के बाद में क्लियर होंगी। यस, आइए जी, इसीलिए तो क्वेश्चन मतलब चूज अगर किया। लॉस पे बिकेगा तो हम वो लोअर ऑफ ओवर, कॉस्ट बिल्कुल, एनआरवी, अगर वो उसी वैल्यू पे भी बिक रहा है तो हम उसे कॉस्ट पे ही वो कर देंगे। यस, ठीक इसीलिए है मैंने सर, उसका नाम दुखी और सुखी रखा है। आओ जी, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 11। मजा आएगा देखना, तुम भी याद रखोगे कि हाँ एएस के क्वेश्चन हमने कर लिए, बढ़िया करा। लो भाई, लिखो बेटे क्वेश्चन। एक है कंपनी जिसका नाम है पीटी लिमिटेड। पीटी लिमिटेड इंक्लूडेड, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, समझाऊंगा नहीं, अब तुम समझना शुरू करोगे, मुझे बताते रहोगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। पीटी लिमिटेड ने इंक्लूड किया, पीटी लिमिटेड included as part of cost, पीटी लिमिटेड ने पार्ट ऑफ कॉस्ट के रूप में इंक्लूड किया, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, इंक्लूडेड इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इंक्लूड किया, इंटरेस्ट को इंक्लूड किया एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। वाइल वैल्यूइंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कंपनी gave reasons that it is it is the interest cost on overdraft। देखो, हर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था और मैं फिर करवा रहा था, अब तुम्हें पढ़ना होगा और तुम्हें करना होगा, तो मैं अभी बोलूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगा। पहले तुम ट्राई करोगे पढ़ने और करने की, फिर मैं पढ़ने और पढ़वाऊंगा, कराऊंगा। तो सर कुछ समझने के लिए फिगर्स तो दो। कर रहा हूं, मैं कर रहा हूँ। पहले यहाँ तक देखो, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना मैं, पहले बात समझ में आ रही है यहाँ तक, है ना। फिगर तो अब डलेगी। पीटी लिमिटेड ने क्या किया, कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया इंटरेस्ट को, और ये रीजन दे रही है क्या, कि ये इंटरेस्ट है किस पे, जो ओवरड्राफ्ट लिया उसकी कॉस्ट पर, वो वाला ओवरड्राफ्ट which was taken specially या specifically for the purpose of financing the current assets like inventory and also for meeting day-to-day expenses। अब कमेंट, बेटा ये क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है।
सर हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो ये पूछ रहा है। अब अपने आप देखो जरा इसको फटाफट से। कंपनी on overdraft which has to for the purpose of How would you deal in exam? पढ़ लिया? क्वेश्चन समझ में आ गया? सर ये कुछ बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड तो नहीं है? हाँ हाँ है ना, बोरिंग कॉस्ट ही तो होती है से इंटरेस्ट। रिलेटेड है? हाँ, इंटरेस्ट तो बोरिंग कॉस्ट ही तो होती है। ओके ओके, हाँ नहीं सर फिर तो समझ आ गया। सर ये इंटरेस्ट का ही और पंगा है सर, इंटरेस्ट को कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे उसी चीज को। हाँ तो बताओ कैसे आंसर दोगे? सर हम ये लिखेंगे कि वैसे सर तो हम प्रोविजन लिखेंगे AS2 का। AS16 यस। इंक्लूड होगा क्योंकि उस होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री को उसकी लोकेशन पे या वो वहां पे लाने के लिए वो कॉस्ट जोड़नी पड़ती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर बोलो। इसे इंग्लिश में लिखना है वो मैं हाँ नहीं बताओ, English में। एक्सप्लेन करो, एक बार एक्सप्लेन करो पूरी अच्छे से। नंबर 1 क्या लिखोगे? नंबर 1 कि this cost is usually not included in the cost of inventory, but as per AS16 this cost will be included or sir because this cost is incurred for bringing the closing inventories to its present location या condition सर ऐसे। एंड इफ क्वालिफाइंग असेट्स, ये और लिख देना। पता है तुमने बहुत अच्छा सोचा इस चीज को, क्योंकि जब इसका सजेस्टेड आंसर आया था तो उसमें सिर्फ एक ही एएस का रेफरेंस दिया था कि नहीं ऐड करेंगे, और वो सिर्फ सजेस्टेड होता है कि सजेस्ट कर रहे हैं जी ये आंसर तो कम से कम दे देना चाहिए आपको, लेकिन उससे आगे जाती है जो सही चीज जाती है, यानी उसमें वो तो चीज एक्सपेक्ट की जाती है, बेसिक चीज। ठीक है प्रिंस, आओ चलो शुरू करो। कैसे लिखेंगे जी इसको एग्जाम में? अब मैं लिखाता हूँ, लिखो बेटे। सबसे पहले यहाँ पे लिखो आंसर, लिखो बेटे। सच प्रॉब्लम is related to AS2 inventory valuation and AS16 treatment of borrowing cost। मैं जो लिखा रहा हूं वो सजेस्टेड में भी नहीं है, और सजेस्टेड में इससे अच्छा आंसर नहीं है जो हम लोग लिख रहे हैं क्लास में। आपको एग्जाम में ये लिख के आना जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। आइए जी, पहले बात तो हमने क्या किया, उसके जो जो रिलेवेंट पार्ट है एएस का हमने वो बता। कई बच्चे सिर्फ इसको AS2 एक खंगालते रहते हैं, जबकि इसका लिंक दोनों से होता है। आइए लिखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसा ही छाप के आना वहां पे जैसे मैं लिखा रहा हूं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर लिखना AS2 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर लिखना AS2 क्या कहता है जी, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन cost
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर लिखना AS16, लिखो यहाँ पे it can be included only if it was incurred to bring, दोनों बातें लिखनी है इसमें, to bring inventory up to present location and condition। ऐसा ना हो कि इस वाले पॉइंट का जोड़ लगे इसमें, तो इसलिए जो मेन पॉइंट है वो इसके अगली लाइन में आएगा। AS16 ने जो बोला है वो मेन पॉइंट इससे अगली लाइन में आएगा। ये बात तो एक हमने बता दी, लोकेशन एंड कंडीशंस। आल्सो इट इज मस्ट only if inventory takes substantial period to get ready, for या to get ready। भाई सिर्फ तभी बोलता है AS16 जोड़ने के लिए अगर ये इन्वेंट्री के लिए मैंडेटरी था, प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन लाने के लिए, और इसमें सब्सटेंशियल पीरियड लगता है, तभी ये क्वालिफाइंग असेट्स होती है। अगर इन्वेंट्री ऐसा है कि उसमें सब्सटेंशियल पीरियड नहीं लगता है तो उस वाली इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, इट कैन बी इंक्लूडेड ओनली इफ it was incurred because of inventory, and it is must only if inventory takes substantial period to get ready। देखिए अगली लाइन में, in the given case, शाम अपने ऑफिस में प्रैक्टिकली लगा के देखना है। आजकल तो तुम्हें बैलेंस शीट में बताने को मिलेंगी, बहुत क्लाइंट आएंगे। आइए जी, अब इस वाले केस में क्या है जी, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, बस इतना कर रखा है कि कंपनी ने जोड़ दिया है जी, ये कह के कि भाई ये तो जो है ना ओवरड्राफ्ट एक तो इसके लिए लिया गया था और डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए लिया गया था। देखो यहाँ पे, इन द गिवन केस it is clear that interest, that is borrowing cost, incurred for both। ये क्लियर है कि बोरोइंग कॉस्ट दोनों के लिए इनकर की गई थी। बेटा वीडियो ऑन रखो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। लग नहीं रहा कि क्लास सर वीडियो पॉज हो रखी है आपकी। मेरी क्या बात कर रहे हो? अब समय शानू, अच्छा तो उनके नेट में दिक्कत है। अच्छा, इट इज क्लियर दैट इंटरेस्ट इज दैट इज बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर बोथ। किस किस के लिए? फॉर इन्वेंट्री एंड फॉर डे टू डे वर्किंग कैपिटल। बेटे एएस में बच्चा सोचता है 2 लाइन में लिख के आ जाओ और नंबर में सारे ले आओ। जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं उसको पेपर पे उतार के आना है तो नंबर सारे आएंगे। आइए जी, इट इज क्लियर कि भाई इंटरेस्ट जो है दोनों के लिए खर्च किया गया था, इन्वेंट्री के लिए भी और डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए भी।
comma, hence interest related to inventory part can be included only if inventory takes substantial period to get ready for its use. अगर इन्वेंट्री अपने मेन पर्पस के लिए तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड लेता है, सिर्फ तभी इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट बनाया जाएगा, वो भी रिलेटेड वाला। ये नहीं कि सारा का सारा, बोरोइंग कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल दोनों का नहीं, सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट कौन सा वाला, इन्वेंट्री से रिलेटेड। otherwise interest can never be part of cost of इन्वेंट्री। अदरवाइज वो कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बन सकता है। चलें आगे, एक बेहतरीन वाला क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। करें, आगे बढ़ें, आओ जी। सर एक बार ये जो इन द गिवन केस में सर लैंग्वेज जो लिखी हुई है, इसको एक बार थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझा दो। भाई देखो, इन द गिवन केस, भाई ये साफ है एकदम, इट इज क्लियर दैट इंटरेस्ट जो कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट, वो दोनों के लिए खर्च की गई है, इन्वेंट्री के लिए भी और डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए भी। ऐसा नहीं है कि खाली इन्वेंट्री के लिए खर्च की गई है, ठीक है। इसलिए हेंस इंटरेस्ट जो रिलेटेड है इन्वेंट्री पार्ट का, सिर्फ वो इंक्लूड होगा ओनली इफ, वो भी तब अगर इन्वेंट्री टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज। अगर इन्वेंट्री अपने यूज के लिए रेडी होने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड लेती है, सिर्फ वो भी तब। अदरवाइज इंटरेस्ट कैन नेवर बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अदरवाइज इंटरेस्ट कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ। एक्चुअली सब्सटेंशियल पीरियड मतलब लंबा पीरियड, मेजर पीरियड, ठीक है ना, मेजर पीरियड। ये बातें बताई गई हैं AS 16 में। अब एक हल्का सा हिंट दे देता हूं। अब हो सकता है जैसे अभी हमारा कोर्स चलो किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से मान लिया खिंच गया, वो एक एब्नॉर्मल रीजन था। अदरवाइज नॉर्मल केस में ऐसा थोड़ा ना होता है। नॉर्मल केस में अपना वही 3.5-4 महीने में बैच ओवर। सब्सटेंशियल पीरियड लग गया ना अपने बैच का, बोलो पक्का? तो इसकी कॉस्ट अगर तुम निकालोगे तो तुम ये मत सोचो कि सिर्फ जो तुमने लगाया, ये भी सोचो कि हो सकता है किसी बच्चे ने उधार लेके फीस दी हो किसी को, तो उस पर जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज भी इसमें शामिल होगा उसकी कॉस्ट में। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोई इन्वेंट्री है, अगर किसी ने उधार लेकर के कोई इन्वेंट्री बनाई और उसमें सब्सटेंशियल पीरियड लग गया, नॉर्मल वाला नहीं, सब्सटेंशियल। अब सब्सटेंशियल डिपेंड करता है, कोई आदमी वेला है, उसके लिए 1 साल भी सब्सटेंशियल नहीं वगैरह, कोई बात नहीं, 1 साल बाद आ जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। और एक ऐसा है जिसके पास में एक महीना, एक घंटा भी बहुत कीमती है, तो उसके लिए सोच के देखो जरा, उसको कब चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, मतलब कब उसको महसूस होगा अरे ये तो बहुत टाइम लग रहा है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल। तो ये क्राइटेरिया ना कोई पार्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है किसी चीज का, हर चीज का क्राइटेरिया फैक्ट टू फैक्ट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहूं बेटे मुझे कंप्यूटर रेडी कराना है अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आप बताओ एक कंप्यूटर के रेडी होने में, असेंबल करने में कितना टाइम लगना चाहिए? सोच के देखो जरा,
बताओ बेटे, जवाब दो। अगर मुझे सर 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने, गलत। तो क्या कराना पता आपको? एक कंप्यूटर कंप्यूटर मेरे को असेंबल करवाना है, रेडी करवाना है अपने लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मतलब ओके, सोचो यहीं कितना पे टाइम लगेगा। लगवाना है। हाँ, हाँ तो सर 1 आधा घंटे में लग जाएगा। ये भी नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्या करूंगा, मैं सारी चीजें असेंबल करूंगा, या तो बना बनाया खरीदूंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना, लेकिन मेरे को तो रेडी कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मॉनिटर देखूंगा, एलईडी देखूंगा कौन सी वाली अच्छी है ना, उसको अलग से लेके आऊंगा। प्रोसेसर देखूंगा, सीपीयू, मदरबोर्ड मतलब सीपीयू देखूंगा। सर मेरे को लगा कि आपके पास सारी चीजें हैं, बस आपको उसे ऐसे जोड़ देना है हाँ सारे, हाँ तो हाँ, वो तो 1 नहीं, घंटे में हो जाएगा। एक नया सोचो, एकदम बिल्कुल नया, एकदम जिसके पास कुछ नहीं है। मुझे लगा आप कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे एक लैपटॉप बनवाना है। तो मेरी बात समझ रहे हो, जैसे कोई भी है, आप ही लोग हो, आप सोचो कि चलो अब की बार मैं नया सिस्टम लाता हूँ, ठीक है, मेरे पास में कोई सिस्टम मान ले पहले नहीं, कोई बच्चा मोबाइल पे क्लास देख रहा है, वो पहली बार कंप्यूटर लेना चाह रहा है, तो बताओ उसको कंप्यूटर लेना है अगर, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर खरीद के लेके आएगा या तो बना बनाया, या फिर उसको तैयार कराएगा। तैयार करने में उसको कितना मेजर पीरियड लग सकता है, कितने पीरियड के बाद में आप ये कहोगे अरे इतना लंबा टाइम कैसे लगा दिया तूने, दैट इज को सब्सटेंशियल। हफ्ता। वेरी ठीक गुड, है ये इधर है, देखो उधर। बिल्कुल सही, हफ्ता भर मैक्स टू मैक्स। भाई एक उधर जाना है मॉनिटर लेने, एक उधर जाना है कैबिनेट, वहीं से कैबिनेट मिल जाएगा, वहीं से हमारा प्रोसेसर मिल जाएगा, हो सकता है प्रोसेसर के लिए हमें सीपीयू के लिए कहीं और जाना पड़े, फिर सर वेब एक आधा कैमरा मिल जगह और जाएगा, देख ले कहीं पे। हाँ मदरबोर्ड कीबोर्ड मिल जाएंगे। वेरी गुड, 2-3 जगह छानने में तो जैसे ना हफ्ता भर लग जाएगा, 10 दिन लगा लो। अगर कोई कहीं 2 महीने में जाके कंप्यूटर तैयार हुआ तो आप हंसोगे, अरे बाप रे, ऐसा क्या तैयार कर रहा था तू, हवाई जहाज तैयार कर रहा था, करते हैं ना यार दोस्त आपस में, तो वो वाला काम है, वो पे प्लेन बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, बस वो है सब्सटेंशियल। तो ये तुम्हें सोचना है। अब मान ले चाय बनने रखी तुमने, इमेजिन करो, एग्जांपल करो कि भाई चाय बनने रखी, बताओ कोई कहे भाई पौन घंटा हो गया चाय बनने वाली है, तो तुम हंसने लगोगा, भाई चाय, भाई चाय बन रहा है उसका, देखिए मावा तो नहीं बन गया कहीं, है काला काला मावा बन गया कभी, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट पकाने में, है ना। भाई ये तो वही बोलेगा जिसकी शादी होगी, उसे पता होगा कि चाय बनाने का एक्सपीरियंस। हाँ तुम तो बच्चे हो, तुम्हें तो मम्मी बना के दूध गरम गरम करके दे देती हो। और सोचो बेटे जरा, और किसी काम की, जैसे आप मान लें आप कपड़े सिलवाने जा रहे हो, आप कितने महीने में कपड़े तैयार कराओगे, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर होगा, आप जाके खरीदोगे, है ना, और क्या करोगे, नाप दे के आओगे टेलर के यहाँ में, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर टाइम ले लेगा, 10 दिन ले लेगा, 15 दिन ले लेगा। अगर 3 महीने में जाके कपड़े तैयार होता हूँ, हो गया भाई साहब, शादी के भी आज ही सिलवा रहा है क्या, इतना लंबा पीरियड के, बताओ इतने सारे कपड़े सिलवा रहा है क्या, एक ही तो सूट बनाना था। तो बेटे दिस इज कॉल्ड सब्सटेंशियल। तो सब्सटेंशियल पीरियड हर चीज के अंदर टोटली सेल्फ डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें आपको खुद देखना होता है कि सब्सटेंशियल टाइम किसको कहते हैं। AS16 ने यही बात बोली है कि सब्सटेंशियल फैक्ट टू फैक्ट देखना पड़ेगा कि किस चीज में सब्सटेंशियल टाइम है, ठीक है। जैसे शराब वाला हमने एग्जांपल लिया था, तो दारू के लिए तो भाई पता नहीं कौन सा पीरियड सब्सटेंशियल, कोई कहता है वो 10 साल में तैयार हो जाती है, कोई कहे 5 साल में तैयार हो जाती है, कोई कहे 15-20 साल में, अब पता नहीं किसका क्या क्राइटेरिया है, अब जो पीएनएल है उनको तो पता रहता है। अब दूसरी बात, ये तो बात रही सब्सटेंशियल पीरियड की, किसी पार्टिकुलर पीरियड के लिए मैं कह सकता हूं, हो सकता है एक पीरियड किसी और के लिए सब्सटेंशियल हो और दूसरे के लिए ना हो। जैसे धीरू भाई अंबानी जैसे बड़े लोगों के लिए 1 घंटा भी सब्सटेंशियल है, यहाँ पे 1 घंटा हो गया, कहाँ है कंप्यूटर, और हम जैसों के लिए चल भाई हफ्ते में आएगा, 10 दिन में आ जाएगा जैसे ना, बस। तो दैट इज को सब्सटेंशियल भाई, 10 दिन से ज्यादा। और धीरू भाई अंबानी के लिए 10 घंटे मैक्स। तो ये डिपेंड करता है सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। AS16 ने वैसे कहा है कि जो 12 महीने का टाइम है उसको सब्सटेंशियल ले लेना, कोई भी असेट्स रेडी होने में 12 महीने लग जाए तो समझ लो सब्सटेंशियल पीरियड लगा रही है, 12 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है। लेकिन रिजिड मत होना, पता चला कंप्यूटर के लिए 12 महीने लेके बैठ जाओ, तो डिपेंड करता है किस चीज के लिए कितना टाइम लगेगा। ये बात AS16 ने बताई है। आइए जी बेटे, बहुत जरूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिंक के साथ में पढ़ना। वही बच्चा फंसता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो लिंक के साथ नहीं पढ़ेगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया AS के अंदर, AS10 के अंदर अगर नहीं पकड़ में आ रहा तो वो इन्वेंटरी बन जाएगा, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट्स वगैरह। आइए जी, अब अगली बात करते हैं। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जी। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है अपना, एग्जाम्पल नंबर 12 लो जी, एग्जाम्पल नंबर 12। देखो बेटे फटाफट, एक कंपनी है जिसका नाम है USA लिमिटेड, उसका क्लोजिंग स्टॉक है
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 10,000 kg। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटे? 10,000 किलो रॉ मटेरियल है जी। चलो जी ठीक है जी। और बेटा परचेज कॉस्ट जो है, परचेज कॉस्ट पर केजी की तो कितनी है? 400 रुपए पर केजी। ये परचेज की कॉस्ट है भाई, इतने में खरीदा गया था, इस भाव खरीदा गया था। मैं कह सकता हूँ ये कॉस्ट है उसकी, रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट है ये। अगर फिनिश गुड्स से ऐसा होगा जो लॉस जनरेट कर रहा होगा तो ये कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल दोनों में जो कम है उस पर वैल्यूएशन होगा। और अगर फिनिश गुड्स बिक रहा होगा अपनी कॉस्ट से उससे ज्यादा पर, तो ये रॉ मटेरियल 400 रुपए पर केजी पे वैल्यूएशन हो जाएगा। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। बिना प्रोविजन रिवाइज करे कभी भी कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत करना। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें पिछली 2 क्लास से भी पकाया, इस क्लास में पकाया। आओ जी, एनआरवी नहीं पता है जी हमें, किसी में एनआरवी हमें नहीं पता है। फिनिश गुड्स की होगी ना एनआरवी, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है, वो सोचता है अच्छा ये बात रॉ मटेरियल के लिए लिखी हुई है। अगली लाइन पढ़ो, बट रिप्लेसमेंट प्राइस इज इक्वल टू 300 रुपीज पर केजी। बेटे मैं तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझा भी रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। देखो रॉ मटेरियल की बात करें तो डिपेंड करता है फिनिश गुड्स का क्या हालचाल है, उसी पे डिपेंड करेंगे कि भाई 400 रुपए पर केजी पे वैल्यूएशन होगा या 400 300 व्हिचएवर लेस इज इक्वल टू 300 पे वैल्यूएशन होगा। तो ये देखना पड़ेगा। एनआरवी जानबूझ के तुम्हें उलझाने के लिए दे दिया रॉ मटेरियल के साथ, जबकि एनआरवी का कॉन्सेप्ट किससे है बोलो? फिनिश गुड्स से। एनआरवी रॉ मटेरियल के केस में देखी नहीं जाती, रॉ मटेरियल को बेचने के लिए थोड़ा रखा है। आइए जी, वो कंजम्पशन के लिए हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आगे, देखिए बढ़िए। द फिनिश्ड गुड्स इन विच सच raw material will be used is sold at below cost। काम ही आसान कर दिया भाई, कुछ देता तो हम कंपैरिजन करते, यहां तो टेंशन खत्म कर दी। अच्छा, हाउ विल यू वैल्यू इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। भाई तुम कैसे वैल्यूएशन करोगे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का? आपसे बेटे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं कौन है सबसे समझदार बच्चा जो विद प्रेजेंटेशन बात करेगा। बताओ बेटे इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? ओरली बात करते हैं पहले, फिर मैं इसको लिख के बात करूंगा। पिछले बैच तक मैं बच्चों को कहता था, ओरली बता देता था कि लो चलो करो, ऐसे करो, वो लिख रहे होते थे। लेकिन इस बैच से मैंने प्रैक्टिस फिर से चेंज कर दी है, मैं खुद लिखूंगा। पहले मैं तुमसे करवाऊंगा ओरली, फिर मैं लिख के कराऊंगा। बोलो जी। सर इसमें शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू AS2 and then Inventory since valuation. the finished goods is sold at below cost, then the raw material will be valued at lower of cost or replacement price of it। बता देंगे हम। बताओ शानू, चलो शानू तो ऑफिस में अभी नहीं डिस्टर्ब करते, तुम बताओ प्रिंस। सर ऐसे ही करेंगे जैसे समय ने बोला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ ना बात तो हाँ बताओ। सर बोलो बोलो। अच्छा प्रोविजन बताना है क्या? सारी Sir, चीजें this बताओ। problem एग्जाम is में related तुम to बैठे हो, AS2 valuation of inventory and account मतलब in this problem या in this question मतलब मतलब क्या है सर? परचेज कॉस्ट मतलब ही नहीं निकलता वहां, ध्यान रखना, इसीलिए करवा रहा हूँ सर थोड़ा सर सा। और वहां हाथ नहीं चलता। और कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसे एएस ना, समझ रहे हो मेरी बात? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बहुत जल्दी एएस खत्म, एएस तो 2 क्लास पहले खत्म हो चुका, 2 क्लास पहले खत्म हो चुका। सिर्फ 2 क्वेश्चन करा था, आप कहते अरे हमें तो आ गया एएस, कौन पूछ लो जी, कुछ भी पूछते तुम बता देते। लेकिन जब तुम्हारा हाथ चलेगा ना, नंबर तब आए। और हाथ चलाने से पहले अपने अंदर वो चीज लेके आओ,
बुरा मत मानना, देखो जरूरी है यहीं फिट कर दूं ताकि तुम वहां पे रॉकेट लॉन्चर की तरह जाओ नंबर लेके। हाँ बेटा शानू बोलो जल्दी। चलो अभी शानू ऑफिस में रहने दो बेटा, मैं कराता हूँ। अब सुन लो मेरी बात पहले ध्यान से, पहले सुन लो। सर इसमें हाँ बोलो बोलो हम बोलो। ऐसे लिखेंगे ना, सबसे सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एएस टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन, वेरी फर्स्ट ये लिख देंगे और फिर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, गुड। हम फिर लिखेंगे सेल्स सेल्स प्राइस का कुछ लिखेंगे, मतलब कुछ यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर वहां पे कुछ आता है और वो हाथ वहीं रुक जाता है और फिर उसके चक्कर में अगला कुछ नहीं। since finished goods below of cost, मतलब finished goods sold at low cost, हाँ सही बोल रहे हो। hence raw material is to be valued at lower of cost or replacement price। वेरी गुड, ठीक है। और फिर cost की वैल्यू फिर in this case करके, ये बात in this above case करके वहां पे लिख देंगे in cost और in replacement price whichever is lower। इन द गिवन और केस फिर जो रॉ हाँ मेटेरियल विल बी हाँ वैल्यूड हाँ एट। जी हाँ जी। वेरी गुड, आओ जरा अब मेरे साथ आओ। देखो बेटे आंसर देख रहे हो कितना जरूरी है, हाथ चलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पता भी नहीं चलता कब में कोई खत्म हो जाते, नंबर इसलिए नहीं आते। और मैंने तो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है, मैं तो सीधा सीधा क्लास में खुद ही कराऊंगा जी, चाहे बच्चे को आए ना आए। देखो जी सबसे पहली प्रेजेंटेशन में क्या लिखोगे एग्जाम में, सच प्रॉब्लम इज related to accounting standard 2 inventory valuation। एज पर AS2 हमने यहाँ पे इसका हेडिंग बना देना, हम यहाँ पर हेडिंग बना देंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे वही वाली बात कि भाई अगर फिनिश गुड्स बिक रहा हो मैं माइक बंद करके लिख रहा हूँ, ठीक है। बताओ भाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ फिनिश गुड्स इज सोल्ड एट कॉस्ट और अबव, यानी कि लॉस जनरेट नहीं करा, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट। तो भाई रॉ मटेरियल किस वैल्यूएशन होगा, कॉस्ट पे। हाउएवर इफ फिनिश गुड्स इज सोल्ड एट ए प्राइस बिलो द कॉस्ट, अगर मान लिया फिनिश गुड्स बिक रहा है कॉस्ट से कम पे, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस जो भी दोनों में कम है उस पर वैल्यूएशन किया जाएगा। अगर
उससे कम है। अब इस केस की बात बता देते हैं। देखिए इन द, तो सर हम मोस्टली सभी क्वेश्चनों में ऐसा कर सकते हैं ना, पहले प्रोविजन बता दें और फिर मतलब जो इन गिवन प्रॉब्लम बता दें ना। मैंने आपको पहले ही दिन ही बताया था प्रेजेंटेशन में, आपको एएस में ऐसे ही प्रेजेंट करना है जैसे मैं करा रहा हूँ। ये बात आपके लिए लो में भी एप्लीकेबल है, सच बताऊं। मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि लो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लो में भी जब हम पढ़ते थे ये उसी टाइम से हमने प्रेजेंटेशन, एक माइंड फ्रेम होता है। एएस भी तो एक लो की बात होती है, बस ये अकाउंट्स का लो है। हर जगह आप जैसे लो में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, ऐसे तो प्रोविजन तो लिखोगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है जी प्रॉब्लम, ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई इस बंदे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात की जा रही है। अगली बात, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड क्या बात प्रोविजन बता रहा है, वो हमने लिख दिया। फिर तीसरी बात, भाई इस केस में अब इस बेस पर क्या होना है वो बात वहां बता, तो लास्ट में होगा तो कंक्लूजन आएगा। एनीवेज आइए, इन द गिवन केस, खुद हो जाएगा एग्जामिनर ऐसे लिख दिया तो। मैं कहता ना हूँ एएस में सबको आते हैं लेकिन सब कर नहीं पाते। देखो इन द गिवन केस since it is given that finished goods is being sold at a price below cost of finished goods, hence क्या कहा मैंने, hence raw material is to be valued at lower of, बेटे कोस्ट कितने रुपए बता रखे हैं यहाँ पे, लोअर ऑफ कोस्ट 400 रुपीज पर केजी, सर कॉस्ट है सर 400 और सर रिप्लेसमेंट प्राइस 300 और रिप्लेसमेंट प्राइस 300 रुपीज पर केजी, दैट इज 300 रुपीज पर केजी मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी कितनी 10,000 केजी, अमाउंट इज इक्वल टू 300 0,000 30 लाख। पॉइंट क्लियर है? नजरिया चेंज करना पड़ेगा हमें, एएस में ठोस नजरिया पे आना पड़ेगा, हवाबाजी नहीं। हमें आते हैं भाई, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में देखेंगे क्या चीज लग रही है उसमें, वहां पे अपना फॉर्मेट हम कैसे फिट कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अच्छा ये तो हमने कर लिया था, ये वो है बार वाला जो बार वाला क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था पहले, है ना, जहाँ पे बोतलें थी, इन्वेंट्री बच रही थी ना बोतलें, कि उनको किस जगह पे हाँ बोतले वाले, कि भाई किस जगह पे उसको दिखाएंगे, है ना। आइए जी, सर करा थोड़ी ना था वो, तो आपने वैसे ही तो पूछा था। उसका बस आप क्वेश्चन लिखवा दीजिए, क्वेश्चन लिखवा दीजिए, क्वेश्चन नहीं लिखवाता। अच्छा चलो क्वेश्चन लिखो, आओ जी। नंबर कौन सा अपना क्वेश्चन का, 13। लो जी मैं दिखा देता हूँ, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है कभी का। एग्जाम्पल नंबर 13। लो जी, अनिल फार्मा लिमिटेड, ये तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको ना अपने फ्रेंड्स नहीं करवाया था, बस उस बार वाले क्वेश्चन का ना सर वो बता दिया था एग्जाम्पल, उसको मैं एग्जाम्पल में बता दिया था। एक्चुअली अगर मैं ये बोलूं ना हम करने जा रहे हैं सीए फाइनल का एग्जाम का क्वेश्चन, तो आधा तो बच्चा ना कुर्सी पे गिर जाएगा, वो कहेगा ओ तेरी, ओ भाई ये तो आने का ही नहीं। और जब उसी बात को मैं बता दूं ना एग्जाम्पल, तुमने एग्जाम्पल बोल बोल के वो क्वेश्चन कर लिए हैं जिनको अगर ये पता चले ना एग्जाम के क्वेश्चन है, तो तुम आधे तो पहले से ही वो हो जाओ, अरे एग्जाम का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो फोबिया बनने लगता है। फोबिया नहीं बनाना, सारी चीज हमारे लिए एक उदाहरण है एग्जाम्पल। आओ जरा देखो, अनिल
फार्मा लिमिटेड। हाँ जी, इसके बारे में दे रखी है बात क्या, अच्छा ये बार वाला, सॉरी फिर मैं वो वाला लिखा देता हूँ आपको, तुम्हें पर वो भी तो करना है ना। चलो बार वाला लिखाता हूँ मैं, बार वाला तो जो है वो अलग है। देखो जी बार वाला क्वेश्चन, इस पे लिखो बेस्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर इसका आंसर मैं अब ओरली बताऊंगा, ठीक है। लिखो नाइट लिमिटेड, क्या नाम है इसका बेटे, नाइट लिमिटेड इज ए बार एंड customers customers drink drink and left the bottles empty there, होना तो चाहिए empty bottle there, लेकिन लिखा हुआ था जैसे मैं वैसे लिखा हूं, bottles empty there on 31st March, बैलेंस शीट डेट। यहां तक बात समझ में आई। नाइट लिमिटेड एक बार है और कस्टमर ड्रिंक करते हैं और वहां पर ठीक है, अच्छा लेफ्ट, लेफ्ट आना था, लेफ्ट करते हैं, LEFT, लेफ्ट द बोटल्स एम्प्टी देयर ऑन 31st मार्च बैलेंस शीट डेट। नेक्स्ट कोमा, देखो बेटे, कंपनी sold them by inviting tenders, by inviting tenders in April and maintained details record with accounting कंपनी क्या करती है, इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है फिर डिटेल अकाउंटिंग के साथ में, कितनी बिक गई, कितनी रह रही है, कितनी बची है, और नई बोतल आ गई जोड़ दो जी, जैसे स्टॉक का होता है वैसे पूरी रिकॉर्डिंग करती है इसकी, कितनी आज बच गई, कितनी कल बची हुई थी भाई, कितनी बोतलें पड़ी थी भाई गोडाउन में खाली, जी 1000 पड़ी थी। अच्छा देख आज 500 कस्टमर आए, कब आए, ये 500 खाली, 500 देखो 200 यहीं पे खाली करके गए, ओह 200 रख दो भाई गोडाउन में, कितनी हो गई 1200, ठीक है। ऐसे फिर आज कितनी, कल कितनी हो गई, ये सब चीजें वहां पर मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस बात के नंबर मांगना था हमसे सीए फाइनल में, 16 नंबर का जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है बेटे उसमें ये 5-5 4-4 नंबर के आते थे, आज भी वही होगा, बस आज फाइनल में ना होकर आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू। क्या रिक्वायर है, डिसाइड वेदर द स्टॉक ऑफ एम्प्टी बोतल whether the stock of empty bottle is an assets of company कि भाई ये जो empty बोतल है ये कंपनी की असेट्स है क्या। पहली बात तो ये डिसाइड करो कि भाई ये कंपनी की असेट्स है या नहीं। फिर अगली बात, अगर असेट्स है बेटे, जब क्वेश्चन ऐसे हो ना, अगले वाला क्वेश्चन पिछले वाले को हाँ बोल के शुरू कराए, यानी पहले वाले का आंसर हाँ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या था, इफ इट इज असेट्स, अगर ये असेट्स है, यानी पहले वाला क्वेश्चन का आंसर तो असेट्स आ गया। इफ इट इज असेट्स
then is it an inventory? Is it inventory assets? As per AS2, क्या ये AS2 की तरह AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री एसेट्स है हमारी? अगर ये एसेट्स है तो, या फिर इसकी अकाउंटिंग करोगे स्क्रैप की तरह, और इट इज टू बी, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में ये भी तो चलता है सर स्क्रैप भी तो होता है गुड्स में, बच गया, बेकार हो गया, ठीक है जी, सेल करेंगे, रिकवरी लाएंगे, पीएनएल में डालेंगे, और इट इज टू बी ट्रीटेड एज स्क्रैप एट रियलाइजेबल वैल्यू। realizable value with corresponding credited या credit to income। ये असेट्स है अगर, तो क्या ये इन्वेंट्री वाली असेट्स है ES2 वाली, या इसको स्क्रैप की तरह रिलाइजेबल वैल्यू के साथ में इनकम के रूप में क्रेडिट करेंगे पेनल में? ये क्वेश्चन था बेटे। हाँ जी, बात समझ में आई? चलो लिखा दूं, एक काम करता हूँ लिखा देता हूँ उसको, मेरे को वरना अंदर से शांति नहीं मिलेगी। देखो बेटे आंसर, सबसे पहली बात, सच प्रॉब्लम, या मेन पॉइंट लिखा दूं उसका, बस है मेन पॉइंट लिखा देता है ना। देखो सबसे पहले तो मेन पॉइंट है पहले वाले का आंसर, भाई ये असेट्स है, हेडिंग डाल दिया, इट इज हेल्ड फॉर एन असेट फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नहीं, वो तो बाद की बात है, सबसे पहले ये असेट्स है कि नहीं, हमारी संपत्ति है कि नहीं, या पड़ोसी की संपत्ति है, सबसे पहले ये पूछा गया था। आंसर इज इट इज एन असेट्स। असेट्स के लिए क्या है लिखिए, असेट्स की डेफिनेशन फाउंडेशन में बताई गई थी, जिसको हम भूल चुके हैं, है ना। आओ जरा वो बातें याद करनी जरूरी है। Assets means any kind of movable property या immovable property ऐसा ना। जीएसटी बता रहे हो है? जीएसटी हो गए? हाँ जीएसटी में है, यही है, टैक्सेशन में ये डेफिनेशन बता रखी है। सर जरा आजकल ये ज्यादा चल रहा है ना इसलिए। वही रहता है, कोई नहीं भाई। असेट्स का मतलब क्या है भाई, मैं किसी चीज को अपनी असेट्स कब बोलूंगा, मैं उसको बैलेंस शीट में भी तो रिकॉर्ड तभी तो करूंगा जब वो मेरी असेट्स होंगे। बताओ मैं घर के पंखे को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा क्या, मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हवा तो देता है पर वो पैसे नहीं देता, सबसे पहली बात। सर फैन वगैरह भी एसेट्स होते हैं सर, लेकिन मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखाता ना। क्यों नहीं दिखाता बताओ, वो बिजनेस की एसेट्स नहीं है ना। आओ, एसेट्स के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। असेट्स होती क्या है, लिखो बेटे, असेट्स इज टेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट। अब ये मत कहना सर इंटेंजिबल एसेट, वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन अलग है, मैं यहाँ के पर्पज से बता रहा हूँ, AS2 के पर्पज से, ठीक है। इन्वेंट्री कभी इंटेंजिबल को तो नहीं बोलेंगे ना, हमारा काम तो हवा बेचना है, इतने किलो हवा वहां रखी है, इतने किलो वहां, वो बात हो नहीं सकती। तो बात किसी होगी इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री के एसेट्स होने के लिए क्या है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट which carry फ्यूचर। देखो 3 चीज इसमें होनी जरूरी है, नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 2 कंट्रोल, नंबर 3 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या कॉस्ट के लिए भाई, असेट्स के लिए क्या जरूरी है बोलो, नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 2 कंट्रोल,
नंबर 3 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मेरी मोटरसाइकिल, मेरी कार, मैं असेट बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम बिजनेस में मैं उस असेट्स को यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैंने फ्री की नहीं ली है, उसके लिए मेरी कॉस्ट खर्च हुई है। अगर मैं किसी, मेरे को कोई गिफ्ट कर दे, तो क्या मैं उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर पाऊंगा? मतलब ही नहीं, क्योंकि असेट्स के लिए जरूरी है हिस्टोरिकल कॉस्ट। वहां पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो मेरी जेब से गया मैं उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूँ, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वो मेरी असेट्स बोल ही नहीं पाऊंगा। असेट्स के लिए सबसे पहले जरूरी है कॉस्ट। दूसरी बात, असेट्स खरीद तो मैंने रखी है, लेकिन जब मन करे मेरा दोस्त आता है और असेट्स को लेके घूमने चला जाता है। भाई असेट्स मेरी है तेरी है? भाई अपना कंट्रोल होना चाहिए। When you have right to restrict the other person, जब तुम्हारे पास में ये राइट हो कि तुम दूसरे पर्सन को मना कर सकते हो, भाई आप इसको छेड़ोगे नहीं, तब वो आपकी एसेट्स है। मंदिर के घंटे को कोई एसेट बोल सकता है? बोल नहीं सकता। खुद मंदिर भी नहीं बोल सकता, उसको कोई भी यूज कर सकता है। समझ में आ रही है कि मेरी बात नहीं आ रही? पक्का वहां कॉस्ट तो लगी है, लेकिन वो उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकते किसी भी यूज पे। तो when you have right to restrict the use by others, then you can say it is in your control, तब भाई ये आपके कंट्रोल में मानी जाएगी। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसका फ्यूचर में कुछ फायदा भी तो हो। या बस खर्च कर दिया जी, अच्छा ले आए जी, क्या ले आए जी? हाथी ले आए जी। काम क्या कर रहे हो? मैं तो कोचिंग पढ़ा रहा हूँ जी। वो तो हाथी पे जाएगा क्या कोचिंग पढ़ाने के लिए? कि नहीं तो हाथी पे थोड़ा ना जाएगा, इतने जाऊंगा तो क्लास में अगले दिन हो जाएगा। अच्छा, तो फिर उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? नहीं, तो फिर उसे बैलेंस शीट में मत लिख देना। बैलेंस शीट में लिखने के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 2 कंट्रोल, नंबर 3 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मस्ट बी देयर, कि उस चीज से हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। देखो बेटे, an assets is tangible object which carry future economic benefits and under control of entity having cost are called assets। संपत्ति के लिए जरूरी है ये चीजें। इन दिस केस, अब इस केस में क्या है जी? इन दिस केस जो खाली बोतलें हैं, एज कंपनी, इन दिस केस कंपनी हैव कॉस्ट फॉर बोतल। बेटे उसने कोई फ्री की बोतल थोड़ा ना चुरा के शराब पिला दी किसी को। ये देखो प्रिंस हो गया, फॉर बोटल्स एंड एंड आल्सो हैज कंट्रोल। बताओ बेटे, जो बोतलें उन्होंने इकट्ठी करके संभाल के रख ली, वो किसी और के कंट्रोल में है क्या? नहीं ना। आल्सो हैज कंट्रोल एंड आल्सो हैज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, भाई फ्यूचर में इससे फायदा होगा, पैसे मिलेंगे। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब यही है क्या पैसे आएंगे? उसका मतलब एक और भी होता है कि पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है, यानी कि कॉस्ट जरूरी नहीं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब ये जरूरी नहीं कि हमें पैसे ही आए, हो सकता है हमारी कॉस्ट जाने से बच जाए। उसी में पुरानी शराब, पुरानी बोतलों में हम सर एक शराब बार भर के। दिखाना थोड़ा सा ऊपर करके। हाँ हाँ लो ना। क्या कह रहे हो? ओके चलो आओ जी नेक्स्ट। अब अगर ये असेट्स है, देखिए बेटे, देखो फटाफट। नाउ क्वेश्चन अराइज, नाउ क्वेश्चन अराइजेज। क्या अराइज होता है जी? इट इज करंट असेट्स और नोट, ये करंट असेट्स है कि नहीं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए, यस इट इज करंट असेट्स। सर ये क्वेश्चन थोड़ी ना था। नाउ क्वेश्चन arises इट इज इन्वेंटरी और नॉट, हमने ऊपर लिखा ना। हाँ करंट असेट, वो इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री और नोट लिखो, इन्वेंट्री और नोट।
इट इज इन्वेंट्री और नोट. Yes, it is. It is inventory. Because as per AS2, inventory is an assets held for sale माइंड में होगा कि खाली बोतल तो रॉ मेटेरियल होना चाहिए सर. गलत. हम खाली बोतलों में शराब भर के बेचते हैं क्या? नहीं ना. तो वो बोतल हमारे लिए एक फिनिश गुड्स की तरह से सेल के लायक है, हेल्ड फॉर सेल. ठीक है. बाहर कबड्डी वाला आवाज लगाएगा, हम उसको बेच देंगे. यहाँ तो कबड्डी वाले को आवाज हम लगा रहे हैं, इनवाइटिंग टेंडर, कौन सबसे ज्यादा में खरीदेगा. और जी, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अब क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स में बात है, ये उनके यहाँ रोज लोग आते हैं, कस्टमर पी के छोड़ जाते हैं. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसलिए उनकी इन्वेंट्री है. एक लाइन और लिखी हुई थी, मैं वो नहीं यहाँ पे लिखा रहा. ठीक है, ऐसे समझ लो उसको. भाई साथ में इन्वेंट्री का देखो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन है, इसलिए ये इन्वेंट्री होने के लिए और ज्यादा वैलिड चीज है. ठीक है. स्क्रैप इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्क्रैप के लिए कोई रिकॉर्ड थोड़ा मेंटेन होता है. बेच दिया, पैसा आ गया, इनकम में डाल दो. बेच दिया, पैसा आ गया, इनकम में डाल दो. चलो आज की क्लास तो हम यहीं पे रुकते हैं. नेक्स्ट क्लास भी हमारी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस है सुबह 7 बजे. ठीक है. कल सुबह 7 बजे. कल सुबह 7 बजे. कल पक्का ये एएस खत्म हो जाएगा सारे क्वेश्चंस के. ठीक है. सर आप इसका बैकअप भी लगाते हो शाम को? किसका? नहीं, इसका नहीं. कोई किसी ने बैकअप मांगा ही नहीं, वो वरुण जैसे क्लास नहीं कर रहा तो बैकअप लगवाता है क्या? नहीं. अब उसने कहा ही नहीं तो मैंने भी किसी को दिया नहीं. भाई मैं कैसे दूंगा? जब कोई मेरे को कहेगा तभी तो बैकअप लगाऊंगा. ठीक है सर, ओके. ठीक है. चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में सुबह. कल सुबह बता देना वरुण को भी, है ना. ओके बाय.